मैं एक बहुत ही दबंग पुलिस अफसर था। रिश्वत लिए बिना मैं कोई काम नहीं करता था। जल्दी मैं किसी पर यकीन भी नहीं करता था। भ्रष्टाचार की बहती गंगा में मैं पूरा डूबा हुआ था। लेकिन लड़कियां मेरी कमजोरी थी। शराब के नशे में डूबकर औरतों के जिस्म के साथ खिलवाड़ करना मेरी आदत थी। एक बार मुझको एक क्लब में रैकेट चलने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही मैंने अपने दल के साथ वहां छापा मारा। लेकिन वहां तो किसी शख्स के जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। खचाखच भरे हॉल में हुक्का और तेज परफ्यूम की मिली-जुली गंध फैली हुई थी। घूमते रंगीन बल्बों की रोशनी के बीच में अधनंगी डांसरों के साथ डांस करते मर्द गदरसा मचाए हुए थे। मैं हॉल में घुसा और चारों ओर एक नज़र फिराते हुए तेजी से चिल्लाया, खबरदार कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बंद करो यह तमाशा और बत्तियां जलाओ। मेरे इतना कहते ही तुरंत बार में चारों ओर रोशनी फैल गई। सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा। मैं एक बार डांसर के पास पहुंचा और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर मारा। वह बार डांसर गिर ही पड़ती कि मैंने उसे बाहों का सहारा देकर थाम लिया और बार मालिक को थाने में मिलने का आदेश देते हुए मैं उस बार डांसर को अपने साथ लेकर बाहर निकल गया। मैंने सोचा कि उस लड़की को थाने में ले जाकर बंद कर दूं। फिर कुछ सोचकर मैं उसे अपने घर ले आया। उस रात वह बार डांसर नशे से चूर मेरे बिस्तर पर ऐसी सोई जैसे कई दिनों से ना सोई हो। दूसरे दिन मैंने उसे नींद से जगाया और गर्मागर्म चाय पीने को दी। उसने चालाक हिरनी की तरह बिस्तर पर पड़े पड़े अपने चारों ओर नजर फेरी। अपने आप को महफूज जान उसे तसल्ली हुई। उसने सामने खड़े मुझको देखा जो मैं उसे यहाँ उठा लाया था। मैं उस बार डांसर से पुलिस के अंदाज में पेश हुआ तो वह सहम गई, मगर जब मैं थोड़ा मुस्कुराया तो उसका डर जाता रहा और वो खुलकर मुझे अपने बारे में सब कुछ सच बताने लगी कि वह नेपाल की रहने वाली है। वह पढ़ी लिखी और अच्छे घर की लड़की है। उसके पिता ने उसकी बहनों की शादी अच्छे घरों में करा दी है। घर में वह थोड़ी सावली थी इसलिए उसको अनदेखा कर दिया गया। इससे दुखी होकर वह एक लड़के के साथ घर से भाग गई। रास्ते में उस लड़के ने भी उसे धोखा देते हुए उसे किसी और के हाथ बेचने की कोशिश की, पर वह किसी तरह से उसके चंगुल से भागकर यहाँ आ गई और पेट पालने के लिए क्लब में डांस करने लगी। मैं बोला, तुम्हारे जैसी लड़कियां जब रंगे हाथ पकड़ी जाती हैं तो यही बोलती हैं कि वे बेकसूर हैं। लेकिन ठीक है, तुम्हारा केस थाने तक नहीं जाएगा। बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसने कहा, मुझे क्या करना होगा? उस बार डांसर के मासूम चेहरे पर चालाकी के भाव तैरने लगे थे। मैंने उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरे लिए मुखबरी करोगी। उस बार डांसर को अपने बचाव का कोई उपाय नहीं दिखा। वह बेचारी का भाव लिए एकटक मेरी ओर देखने लगी। मैं पकड़ी गई लड़कियों से मुखबिरी का काम कराता था। लड़कियां भेजकर मैं मुर्गा फंसाता था। पकड़े गए अपराधियों से केस रफा दफा करने के लिए उनसे हजारों रुपए वसूलता था। नशे में कभी कभी तो मैं बाजारू औरतों को घर भी लाने लगा था, जिसके चलते मेरी पत्नी मुझे छोड़कर मायके में रहने लगी थी। इस बार डांसर को भी मैं यही सोच कर लाया था कि उसे इस्तेमाल करके छोड़ दूंगा, पर इस लड़की ने ना जाने कौन सा जादू किया जो मैं अंदर से पिघला जा रहा था। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, जानवी। मैंने कहा, जानती हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? उसने कहा, जी नहीं। फिर मैंने कहा, थाने में औरतों की इज्जत नहीं होती। तुम्हारी अफसरा सी सूरत देखकर मुझे तुम पर बहुत तरस आ गया है। मैंने जितनी लड़कियों को अब तक देखा है उनमें से सभी लड़कियां चालाक दिखी और मैंने उनसे भरपूर मजा भी उठाया, मगर तुम्हें देखकर ऐसे कुछ नहीं लगा। मेरी बातों से अब तक चालाक जानवी भाप चुकी थी। यह आदमी अच्छी नौकरी करता है मगर स्वभाव से लंपट है, मालदार भी है, इसे साथ लिया जाए। जानवी ने भोली बनने का नाटक करते हुए चाल चली। मैं क्या सचमुच अफसरा सी दिखती हूँ? जानवी ने पूछा। तभी तो मैं तुम्हें थाने ना ले जाकर यहाँ ले आया हूँ।
जानवी को ऐसे ही मर्दों की तलाश थी। उसने मन ही मन एक योजना तैयार कर ली। चालाक औरतों का कोई भरोसा नहीं। एक तिरछी नज़र मेरी ओर फेंकी और मचल कर खड़ी होते हुए बोली, ठीक है तो मैं चलती हूँ सर। मैंने कहा, तुम जैसी खूबसूरत लड़की को गिरफ्त में लेने के बाद कौन बेवकूफ़ छोड़ना चाहेगा। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, वैसे भी मेरा दिल तुम पर आ गया है। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप अच्छी तरह से सोच ले, मैं बार डांसर हूँ और क्या आपको मुझ पर भरोसा है। मैं बोला, मैंने काफ़ी औरतों को देखा है लेकिन ना जाने तुम में क्या ऐसी कशिश है जो मुझे बार बार तुम्हारी ओर खींच रही है। तुम्हें विश्वास ना हो तो फिर जा सकती हो। जानवी एक साथीर खिलाड़ी थी। वह तो यही चाहती थी, लेकिन वह मुझे को थोड़ा और ठोक बजा लेना चाहती थी ताकि वह मुझे अपने प्रेम जाल में फंसा सके। वह मुझसे पूछ बैठी, क्या आप मुझे अपनी बीवी बना सकते हैं। मैंने भी कह दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं जिसे चाहूं वह कहीं और जाकर नौकरी करे। आज से यह घर तुम्हारा हुआ। इतना कहकर मैंने घर की चाबी एक झटके में जानवी को दे दी। जानवी को खजाने की चाबी के साथ सिया भी और थानेदार भी मिल गया था। अब तो मानो उसके दोनों हाथ में लड्डू था। वह रानी बनकर पुलिस वाले के घर में रहने लगी। मैं एक फरेबी के जाल में फंस चुका था। अगले दिन जानवी ने मुझको फिर आजमाना चाहा कि कहीं मैं उसके साथ केवल ऐस मौज ही करना चाहता हूँ या फिर वाकई में इस मसले पर गंभीर हूँ। कहीं मैं उसे मसल कर छोड़ ना दूँ, फिर तो उसकी बनी बनाई योजना मिट्टी में मिल जाएगी। जानवी घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहने लगी, मैं भटक कर गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। मैं जानती थी कि जो मैं कर रही हूँ वह गलत है, मगर कर भी क्या सकती थी। घर से भागी हुई हूं ना, और तो और मेरे पापा ने ही मेरी अनदेखी कर दी तो मैं क्या कर सकती थी। मैं घर नहीं जाना चाहती, मैं अपनी जिंदगी से हारी हुई हूं। मैंने कहा, जानवी तुम अपने रास्ते से भटककर जिस दलदल की ओर जा रही थी वहां से निकलना नामुमकिन था। तुमने अपनी मन की नहीं सुनी और गलत जगह फंस गई। खैर मैं तुम्हें बचा लूंगा, पर तुम्हें मेरे दिल की रानी बनना होगा। मैं उसे समझाते हुए बोला, तुम मुझे भले ही कितना चाहते हो लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं बार डांसर बनकर ही अपनी बाकी की जिंदगी काट लूंगी। तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम एक बड़े अफसर हो और मैं बार डांसर, मुझे भूल जाओ। जानवी ने अंगड़ाई लेते हुए अपने नैनों के बाण ऐसे चलाए कि मैं घायल हुए बिना नहीं रह सका। यह तुम क्या कह रही हो जानवी? अगर भूलना ही होता तो मैं तुम्हें उस बार से उठाकर नहीं लाता। तुमने तो मेरे दिल में प्यार की आग जलाई है। जानवी के मन में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसने मुझको अपने हुस्न के जाल में कुछ इस कदर फांस लिया था कि मैं आंख बंद कर उस पर भरोसा करने लगा था। मेरे बाहर जाने के बाद जानवी ने पूरे घर को छान मारा कि कहाँ क्या रखा है। वह मेरे पैसे से अपने लिए कीमती सामान खरीदती थी। मुझको कोई शक ना हो इसके लिए वह पूरे घर को साफ सुथरा रखने की कोशिश करती थी। मुझको भरोसे में लेकर जानवी अपना काम कर चुकी थी। अब भागने की तरकीब लगाते हुए एक शाम उसने मेरी बाह में झूलते हुए कहा, एक अच्छे पति के रूप में तुम मिले, इससे अच्छा क्या हो सकता है। मैं तो जिंदगी भर तुम्हारी बनकर रहना चाहती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहती थी मगर मेरे परिवार वाले बहुत हरामी हैं। वह इतनी जल्दी तुम्हें अपनाएंगे नहीं। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं वहाँ अकेली जाऊँ। जब वे मान जाएंगे तब उन लोगों को सरप्राइज देने के लिए मैं तुम्हें खबर करूंगी। तुम गाड़ी पकड़ कर आ जाना। ड्रेसिंग टेबल पर एक डायरी रखी हुई है, उसमें मेरे घर का पता, फोन नंबर लिखा हुआ है। बोलो, जब मैं तुम्हें फोन करूंगी तब तुम आओगे ना। मैंने कहा, क्यों नहीं मेरी जान, अब तो तुम ही मेरी रानी हो। तुम जैसा ठीक समझो करो। अब जब तुम कहोगी तब मैं छुट्टी लेकर तुम्हारे घर चला आऊंगा। अब जानवी जा चुकी थी। कई हफ्ते बीत गए मगर ना उसका कोई फोन आया और ना ही संदेश।
मैंने जब उसके दिए हुए नंबर पर फ़ोन मिलाया तो गलत नंबर बताने लगा। मैंने जब अलमारी खोली तो रुपए, पैसे, सोने चांदी के गहने वगैरह सब गायब थे। घबराहट में मैं जानवी के दिए पते पर उसे खोजते हुए पहुंचा तो इस नाम की कोई लड़की व उसका परिवार वहां नहीं मिला। मैं वापस घर आया, फिर से अलमारी खोली, देखा तो वहां एक छोटा सा पर्चा रखा मिला जिसमें लिखा था, मुझे खोजने की कोशिश मत करना, तुम्हारे सारे पैसे और गहने मैंने पहले ही गायब कर दिए हैं। मैं जानती हूं कि तुम पुलिस में नौकरी करते हो, रिपोर्ट दर्ज कराओगे तो खुद ही फंसोगे कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए। तुमने पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कब की? यह पढ़कर मेरा सिर चकरा गया। मैं अपनी बेवकूफ़ी पर पछता रहा था क्योंकि मैं कुछ कर भी नहीं सकता था और मैं अब अपने हाथ मलता रह गया। दोस्तों, ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।